हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एक मजेदार चैप्टर जिसका नाम है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। कैसे हमारी हेल्थ हमारे लिए एक ट्रेजर है, यानी कि खजाना है। तो पता चलेगा हमें इस चैप्टर के अंदर। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज अ गुड हेल्थ या फिर एक हेल्दी पर्सन, आप किसे बोलोगे? तो बोलोगे यार सर, जिसको बीमारी नहीं है वही पर्सन हेल्दी है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि फिजिकल वेलबींग के साथ, यानी कि फिजिकली कोई इंसान फिट है, उसके साथ उसकी मेंटल वेलबींग भी बहुत ज़रूरी है। और साथ में सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग मतलब कि कोई भी पर्सन आसपास के अपने जो भी लोग उनके साथ रहते हैं, नेबरहुड के अंदर, क्लास के अंदर जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ अच्छे से एडजस्ट कर पा रहा है। ठीक है, ही इज एबल टू एडजस्ट इन द सोसाइटी। तो ये सारी चीजें कर पा रहा है, तभी हम उसको क्या कंसिडर करेंगे? वी विल कंसिडर हिम विद अ गुड हेल्थ। इसके बाद हमें क्या बताया हुआ है? देखिए, एज पर ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस हमें क्या बताया हुआ है? आयुर्वेदा के बारे में बताया हुआ है। तो आयुर्वेदा हमें क्या टीच करता है कि हेल्थ क्या है? इट इज द बैलेंस ऑफ द बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग। की कंसेप्ट क्या है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा? दिनचर्या, यानी कि एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए। ऐसा रूटीन नहीं होना चाहिए कि जब मन कर रहा है तब उठ रहे हैं, मम्मी अब भूख लग रही है खाना दे दो, वो वाला सिस्टम नहीं। प्रॉपर एक दिनचर्या, मॉर्निंग में उठ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर उसके बाद हैविंग ब्रेकफास्ट, देन अपना एक स्टडी का टाइम टेबल सेट है, वो वाला दिनचर्या फॉलो करना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो बोलता है हमारा, क्या चीज? आयुर्वेदा, दैट इज ऋतुचर्या। हर एक सीजन के हिसाब से हमें अपना रूटीन चेंज करना चाहिए। जैसे विंटर्स हैं, विंटर्स के अंदर हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा सा अगर हम लेट भी उठ रहे हैं तो दैट इज़ नॉट अ इशू, और थोड़ा लेट सो रहे हैं तो दैट इज़ नॉट अ इशू, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे मॉर्निंग में बहुत ठंड होती है। तो आप अगर लेट उठ रहे हो तो हम लोग उस हिसाब से क्या कर सकते हैं? अपना दिनचर्या चेंज कर सकते हैं ऋतुचर्या के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रकृति। ईटिंग फ्रेश फूड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी स्पेसिफिक बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर हम फ्रेश फूड खाएंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन सर, हम तो बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, वो तो फ्रेश होता है, हमारे सामने ही बनता है। क्या आपको पता है उनकी वेजीज को कब कट करा था, कब चॉप करा था? क्या आपको पता है उस पिज़्ज़ा का डो कब रेडी हुआ था? क्या आपको पता है जो उस पिज़्ज़ा के ऊपर सॉस लगाई जा रही है, मेयोनीज वगैरह लगाई जा रही है, जो पिज़्ज़ा सॉस लगाई जा रही है, वो कब प्रिपेयर हुई थी? तो कैसे आप उसको फ्रेश बोल सकते हो? अगर आप फ्रेश फूड खाओगे तो वैसे ही आपको कोई भी डिसीज नहीं होगी, यू विल स्टे हेल्दी। सपोर्टिव प्रैक्टिसेस, हमें योगा करना चाहिए, मेडिटेशंस करनी चाहिए, माइंडफुलनेस एंड रेस्टफुल, यानी कि आराम भी करना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे स्कूल से जब आते हैं तो क्या करते हैं? बेड पे लेट जाएंगे और फ़ोन चला रहे हैं। अरे वाह यार, क्या चल रहा है यार? फ्री फायर खेल रहे हैं आके। अरे यार, इंस्टाग्राम चला लेता हूँ। अरे यार, यूट्यूब चलाता हूँ, थोड़ी देर शॉर्ट्स देखता हूँ। तो वो आपका रेस्ट नहीं हो रहा। उस समय भी आपका माइंड वर्क कर रहा है। रेस्ट का मतलब है कि फ़ोन को रखो साइड में, आइज़ को क्लोज करो, चाहे 15 मिनट्स 20 मिनट्स आप रेस्ट ले रहे हो, बट प्रॉपर उस तरीके से रेस्ट लेना होता है। वो वाला आपका रेस्ट नहीं होता, वो होता भाई कि गेम में लगा रहे हो अपना दिमाग। एक हेल्दी लाइफस्टाइल हमें मेंटेन करना चाहिए। टू स्टे हेल्दी वन मस्ट फोकस ऑन बोथ लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंट। देखिए, लाइफस्टाइल तो हमारा होना ही चाहिए और साथ में हमें अपने एनवायरमेंट पे भी ध्यान देना है। डाइट, हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए? बैलेंस डाइट, जिसके अंदर फ्रूट्स भी हों, वेजिटेबल्स भी हों, ग्रेन्स भी हों, ऑयल्स और शुगर। ऑयली और जो शुगर वाली डाइट है उसको आपको ज़्यादातर अवॉइड करना है। इसके बाद फिजिकल एक्टिविटी पे बहुत ध्यान देना है, रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है। आजकल जो आप फ़ोन में गेम खेलते रहते हो वो नहीं भाई, कोई स्पोर्ट्स, कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में इनिशिएट हो। अगर आप चाहते हो अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो दिखा सकते हो। अगर आप में से कोई भी किसी भी स्पोर्ट में इंटरेस्टेड है तो ज़रूर आपके पेरेंट्स को आपको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, यू शुड बी डूइंग द स्पोर्ट्स इन दिस एज इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एट होम और सिर्फ फ़ोन में गेम खेल रहे हो। खेलो फ़ोन में भी गेम, बट
बोलोगे भाई सर आप तो घर वालों की तरह लेक्चर दिए जा रहे हो फ़ोन के बिल्कुल ही अगेंस्ट, नहीं फ़ोन भी चलाओ बट यार एक थोड़ा लिमिट में। आपको स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट जो स्पोर्ट्स के अंदर कोई ना कोई स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं तो मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। रेगुलरली एक्सरसाइज करिए, कुछ ना कुछ आउटडोर गेम खेलो, वॉकिंग करो, साइकिलिंग करो, साइकिलिंग करना बहुत ज़रूरी है। पता है ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो यू विल स्टे फिट, योर हार्मोन्स विल वर्क प्रॉपरली, योर बॉडी विल एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन एफिशिएंटली, बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब हमें क्या बात बताई है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए और क्या क्या चीज़ें हैं। मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना। हाय राम, आज गिल्ड वॉर है, गिल्ड वॉर नहीं खेला तो मेरे गिल्ड वाले मुझे निकाल देंगे, क्या होगा मेरा। मैं देखता हूँ बच्चों को टेंशन में रहते हैं ट्यूशन में, सर गिल्ड वॉर खेलने के लिए जाना है, सर जल्दी छुट्टी कर दो, यही वाला सीन है। तो आप देख रहे हो मेंटल हेल्थ बिल्कुल अपनी खराब कर ली है। ठीक है यार खेलो गेम बट इतना भी स्ट्रेस नहीं लेना। योगा प्रैक्टिस करो, प्राणायाम करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है जो, टाइम स्पेंड करो नेचर के अंदर जिससे कि आपकी मेंटल हेल्थ सही रहे। कभी आप गार्डन वगैरह के अंदर घूमने के लिए जाओगे, यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड। अभी टेंशन में जो रहते हो, हार्मफुल सब्सटेंस सच एज टबैको, अल्कोहल एंड एडिक्टिव, जिससे आपको एडिक्शन हो जाता है, वो सारी ड्रग्स से दूर रहना है। ड्रग्स तो किसी भी तरीके के, इट इज हार्मफुल फॉर अवर बॉडी, वी शुड स्टे अवे फ्रॉम इट। स्लीप एंड स्क्रीन, गेट इनफ स्लीप टू अलाउ द बॉडी टू रिकवर। देखिए आपकी बॉडी रिकवर कब होती है, आपकी बॉडी रिकवर तभी होती है जब आप रेस्ट करते हो। जैसे आपका फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है तो आपके फ़ोन को चार्ज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू चार्ज इट बैक अगेन। ऐसे ही जब आप रेस्ट करते हो तब आपकी बॉडी चार्ज हो जाती है, इट गेट्स रिकवर्ड। एक तो स्क्रीन टाइम को क्या करना है, हमें कम करना है। जितना ज़्यादा हम फ़ोन लैपटॉप इनसे दूर रहें उतना हमें प्रिवेंट करना है, ठीक है। ड्राई आइज हमें क्या होता है, जितने हम स्क्रीन्स वगैरह चलाते हैं ना, इट कॉजेज ड्राई आइज। स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, हमें एंजाइटी हो जाती है, फिक्र होने लगती है, चिंता होने लगती है बेकार की, बेफालतू की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनवायरनमेंट। क्लीन एयर एंड वाटर आर वाइटल, ये एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन हवा साफ है या नहीं है ये हमें कैसे पता चलेगा, ये पता चलता है हमें AQI से, एयर क्वालिटी इंडेक्स। कुछ स्पेसिफिक पॉल्यूशन मेजर करने वाली मशीन होती हैं जो हमें बताती हैं कि एयर का किस तरीके का इंडेक्स है, ठीक है, दैट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स। और अगर हमें वो पता चल जाता है सो वी कैन नो कि हवा साफ है या गंदी है। सर अगर गंदी हुई तो क्या करें, तो फिर हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं, एयर प्यूरीफायर वगैरह घर में लगा सकते हैं जिससे कि हमें क्लीन एयर मिले। अच्छा सेम गोज विद वाटर, वाटर अगर गंदा है तो हम अच्छे फिल्टर्स वगैरह लगा सकते हैं एंड वी कैन ड्रिंक क्लीन वाटर। अ क्लीन वेल मेंटेन्ड एनवायरनमेंट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फॉलिंग सिक। देखिए अगर आप एक साफ सुथरी एयर को ब्रीथ करेंगे, क्लीन वाटर ड्रिंक करेंगे तो आप बीमार बहुत कम पड़ोगे, नहीं तो आप बार बार क्या पढ़ते रहोगे, बीमार पड़ते रहोगे। अब बच्चे बोल रहे होंगे सर सही तो है, स्कूल नहीं जाना पड़ता, मजे आ जाते हैं। अरे यार बीमार तो मत पड़ो उस वजह से। चलिए देखो बेटा, जो हम ये चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं अभी तक, जैसे इंटरेस्टिंग नोट्स से पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से आपको जरूरत पड़ेगी चैप्टर के बीच से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, वो एक्सेस कर सकते हो अगर आप ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन करते हो। इसको ज्वाइन करने का तरीका बहुत सिंपल है, आपको कोई ऐप कोई वेबसाइट पे नहीं जाना, सिंपली आपको सब्सक्राइब के साथ में ऐसा ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है और मेंबरशिप परचेज कर लेनी है। जैसे ही आप मेंबरशिप परचेज करोगे आपको कम्युनिटी टैब या पोस्ट वाला जो सेक्शन होता है ना यूट्यूब पे, उधर चले जाना है, आपको लिंक मिल जाएगा किसका, सैंपल पेपर का भी और नोट्स का भी। और कौन कौन से सब्जेक्ट के सैंपल पेपर नोट्स मिलेंगे, मैथ साइंस हिस्ट्री इंग्लिश हिंदी, 5 सब्जेक्ट के सैंपल पेपर और नोट्स। और सैंपल पेपर से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि अब जो नई NCERT आई है ना, इसके पीछे के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके कुछ नहीं होने वाला, टॉपिक्स के बीच के ही क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। और स्कूल के एग्जाम में भी टॉपिक्स के बीच के ही क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इलनेस
सिम्टम्स वर्सेस साइन। अरे मम्मी, आज तो मैं बिल्कुल भी स्कूल नहीं जा सकता। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर में कोई जोर जोर से हथौड़े मार रहा है। हथौड़े मार रहा है? भाई क्या बोल रहा है? ढंग से डिस्क्राइब तो कर अपनी बीमारी। तो अब समझते हैं हम डिफरेंस साइंस और सिम्टम के बीच में। देखिए, सिम्टम वो चीज है जो किसी पर्सन को फील होती है। जैसे अभी मोटू लाल बोल रहा था कि मेरे सर में कोई हथौड़े मार रहा है, तो क्या सच में कोई उसके सर में हथौड़े मार रहा है? बिल्कुल नहीं। सिम्टम्स वो सारी हरकतें होती हैं जो पेशेंट डॉक्टर को जाके बताता है, डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है मेरे सर में कोई हथौड़े मार रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे है ना बहुत सारे कीड़े काट रहे हैं। तो वो ईचिंग को क्या बोल रहे हैं? खुजली होने को या ईचिंग को, कि कीड़े काट रहे हैं। सर में हथौड़े मार रहा है मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है। तो इस चीज़ को सिम्टम बोलते हैं हम लोग। व्हाट अ पर्सन फील्स, एग्जाम्पल पेन, टायर्डनेस, डिजीनेस। अब डॉक्टर कभी भी सिम्टम्स के बेसिस पे ट्रीटमेंट नहीं करेगा। ही विल ऑल्सो लुक फॉर सम साइंस। व्हाट आर द साइंस? सपोज करिए अगर कोई पर्सन बोल रहा है कि मेरे सर में कोई हथौड़े मार रहा है, देयर इज अ हाई चांस कि उसको शायद फीवर हो। तो डॉक्टर फीवर को कैसे चेक कर सकता है? बहुत ही आसान है, उसका टेम्परेचर पर्सन का मेजर करके। अगर किसी को फीवर होगा तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? इट विल बी हाई। और ये हम मेजर कर सकते हैं थर्मोमीटर से। कोई बोल रहा है कि ऐसा लग रहा है बहुत सारे कीड़े मुझे काट रहे हैं, रैशेस, इजीली डॉक्टर कैन सी। कोई बोल रहा है ऐसा लग रहा है मेरी मतलब है ना आंखें बिल्कुल लाल हो रही हैं, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, हाई ब्लड प्रेशर है उसका, स्वेलिंग। ये सारे साइंस क्या होते हैं? दे कैन बी सीन और मेजर्ड बाय अदर्स। जरूरी नहीं है डॉक्टर ही मेजर करे। आप अपनी मम्मी के पास जाओगे, मम्मी ऐसा लग रहा है सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो वो आपका क्या कर सकती है? टेम्परेचर चेक कर सकती है विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। ठीक है। तो दो चीजों के अंदर हमें डिफरेंस क्लियर हुआ। सिम्टम्स जो पेशेंट बताता है अपने डॉक्टर को। डॉक्टर क्या क्या चीजें देख सकता है? साइन वाली चीजें। डॉक्टर ही नहीं, कोई भी जो भी पर्सन है, जैसे आपकी फैमिली में ही कोई है तो वो चेक कर सकता है। नाउ सी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिसीज। हमेशा दो टाइप की बीमारी होती है। एक तो हो गई कम्युनिकेबल डिसीज और दूसरी हो गई एग्जाम में ना पढ़ने की बीमारी। अरे यार सच बोल दिया मैंने। एग्जाम में तुम लोगों का बिल्कुल मन नहीं करता ना पढ़ने का, भाई एग्जाम आ गए तभी पढ़ लो, तब भी नहीं मन करता कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा, ये भी एक बीमारी है। बट अभी सीरियस वाली बीमारी की बात करते हैं। तो दो डिसीजेज हैं हमारी, एक तो हो गई कम्युनिकेबल, दूसरी हो गई नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नाउ कम्युनिकेबल डिसीजेज आर इन्फेक्शियस डिसीज। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये स्प्रेड होती है। और ये स्प्रेड किससे होती है? पैथोजन से, सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स, इन सबसे स्प्रेड होती हैं। देखिए, अब जो कम्युनिकेबल डिसीज है ना, इनको भी हमने कैटेगराइज करा हुआ है। कैसे कैटेगराइज करा हुआ है? कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत जल्दी फैल जाती हैं, जिनको हम बोल सकते हैं दे हैव अ हाई ट्रांसमिशन। ठीक है, हाई इन्फेक्टिविटी, फटाफट से इन्फेक्शन ये फैल रहा है। दूसरी कौन सी हो गई हमारी? लो ट्रांसमिशन वाली, जो इतना जल्दी फैलती नहीं है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो लो इन्फेक्टिविटी है उनकी। अब देखिए कम्युनिकेबल डिसीजेस कैसे कैसे स्प्रेड होती हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि अभी तो 8th क्लास है, 9th में आके सीरियस होके पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो आपकी ये न्यू एनसीईआरटी है ना 8th क्लास की, इट इज इक्वलेंट टू क्लास 9th जो हमारी पुरानी वाली थी। 9th एंड 10th के बहुत सारे कॉन्सेप्ट डले हुए हैं। इनफैक्ट जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो कभी कभी तो आपने देखा होगा कि हंसी मजाक में या क्लास के अंदर जो मेरा इंटरेक्ट करने का बच्चों से तरीका रहता है, थोड़ा सा उसका लेवल भी हाई चले जाता है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न मुझे लगता ही नहीं है कि मैं 8th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ऐसा लगता है 9th या 10th क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इतना ज़्यादा लेवल हाई है। सीधे के सीधे आपके लिए देखो डायग्राम भी लेकर आया हूँ मैं। इस डायग्राम की तरफ कोई नहीं देखेगा बच्चों, नज़र बंद, बिल्कुल इधर नहीं देखना, मुझे पता है तुम सबकी नज़र इधर ही गई है। तो ये जो डायग्राम है ये है, फिर देख रहे हो तुम लोग, बड़े बदमाश हो भाई, इधर ही जा रही है तुम्हारी नज़र, मानोगे नहीं। ये जो डायग्राम है ये पूरा का पूरा क्लास 9th की एनसीईआरटी से,
वाई डू वी फॉल इल नाम का एक चैप्टर था, उससे सीधे के सीधे है। और ये हमारा क्लास 8 की एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आप देख सकते हो डायरेक्टली चैप्टर सीधे सीधे उठ के आए हैं। नाउ सी कम्युनिकेबल डिसीजेस कैसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू भी स्प्रेड होती है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या हो गया, आपको सपोज करिए जुकाम है, क्या है, जुकाम, बहुत तेज कोल्ड हो रखा है आपको, आपने क्या करा, भाई मुझे तो बहुत तेज कोल्ड हो रहा है, अरे अच्छू, ले भाई मोनू कैसा है और स्कूल में क्या चल रहा है। अब आपने उससे हाथ मिला लिया, ऑब्वियसली यू आर हैविंग कोल्ड, जो बैक्टीरिया वायरसेस आपके हाथ में थे दोस्त के पास भी ट्रांसफ़र हो गए। अब आपका दोस्त, और भाई चल यार फटाफट से फर्स्ट पीरियड में लंच खाते हैं, लंच खाने लग गया बिना हैंड वॉश करे, सारे वायरसेस बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो गए। तो बाय डायरेक्ट कांटेक्ट डिसीज स्प्रेड होती हैं। बाय एयर के थ्रू, आपने इतनी ज़ोर से स्नीज करा, क्या करा आपने, इतनी ज़ोर से स्नीज करा कि आपने जो पूरा का पूरा आपका गंगा यमुना आपकी नाक से बह रही थी वो पूरी क्लास के अंदर ही आपने स्प्रेड कर दी। और हर कोई जब उसको इनहेल करेगा ड्रॉपलेट को, जो आपके जुकाम की पूरी ड्रॉपलेट है, वो भी बीमार पड़ जाएगा। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सपोज करिए ये इन्फेक्टेड पर्सन है, इसको स्किन की डिसीज है और आपने इसी की शर्ट पहन ली, टी शर्ट पहन ली, ये सारी चीज़ें जब आप पहनोगे तो आप भी बीमार हो जाओगे। सपोज करिए इन्फेक्टेड पर्सन है, इसने पानी जिस ग्लास में पिया, आपने गलती से, आपको पता नहीं था कि इसने उस ग्लास से वाटर ड्रिंक करा, आपने भी उसी ग्लास से पी लिया पानी, आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। फूड के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। फूड के थ्रू क्यों होता है ट्रांसफ़र, अब आप लोग चले जाते हो गुप्ता जी के बर्गर खाएंगे मज़ा आएगा, अब जो बना रहे हैं बर्गर भाई उन्होंने ना तो ग्लव्स पहने हैं ना हाथों को सैनिटाइज करा है, वो अपना पूरा बोल रहा है, तुम जाके बोल रहे हो भैया थोड़ा एक्स्ट्रा मसाला, वो देखो मसाला डाल दिया पूरा बढ़िया से, ले ये लो ये लो, और तुम लोग अरे वाह मज़ा आ गया बर्गर में। तो वो क्या हो रहा है, आपके फूड को कंटेमिनेट करा जा रहा है। कंटेमिनेट होने की वजह से अगर उनको कोई भी बीमारी होगी वो आपके पास भी ट्रांसफ़र सीधे के सीधे हो जाएगी। दैट इज़ वाई कहीं से भी खाना खाओ, बर्गर खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, सब खाओ भाई, टेस्टी चीज़ें हैं ये भी खानी चाहिए। अच्छी अच्छी डाइट से कुछ नहीं होता, कभी कभी टेस्टी चीज़ें भी खानी चाहिए। तो खा रहे हो तो इतना ध्यान ज़रूर रखो कि वो प्रिपेयर बड़े क्लीन तरीके से हो रही हो, गंदे तरीके से ना प्रिपेयर हो रही हो, नहीं तो आपको भी क्या होगा, स्पेशल मसाला मिल जाएगा। जो ये स्पेशल मसाला है थोड़ा सा सॉल्टी, भैया कर दो यार, मसाला डाल दो, बोलते अरे रुक जाओ एक्स्ट्रा मसाला डालता हूँ, ये लो, आपको मज़ा आ जाता है। बाय फूड के साथ साथ इंसेक्ट से भी, सपोज करिए इसको डेंगू रखा है, डेंगी, वैसे उसको प्रोनाउंस करते हैं डेंगी, बट हम लोग जनरली बोल देते हैं डेंगू, डेंगू वो सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है। तो अगर ये मस्कीटो इसको बाइट करेगा और यही मस्कीटो आपको भी बाइट कर लेगा तो आपको भी क्या हो जाएगा, डेंगी हो जाएगा। डेंगू, डेंगू मत बोलना, व्हाट इज डेंगू, गू डेंगी होता भाई। सपोज करिए कोई एनिमल है, जैसे कि ये डॉग है, इज़ अ रैबिड एनिमल, इसने आपको काट लिया तो इससे भी आपको रेबीज़ नाम की बीमारी हो जाएगी। देखोगे ऑलमोस्ट सारे चार्ट के अंदर सेम है, बट एनसीईआरटी वालों 8th क्लास के बच्चों को क्या तुमने नादान समझा है, जो ये वाला डायग्राम 9th में तो दे दिया पर 8th में नहीं दिया। बड़ा बेटा तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है, इंसाफ होना चाहिए, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, ये वाले डायग्राम डालने चाहिए नई वाली एनसीईआरटी में भी। चलिए, ट्रांसमिशन मेथड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। अब कम्युनिकेबल डिसीज कैसे स्प्रेड होगी, या तो वो एयर के थ्रू कफ करने से, तो खांसते हो तो हाथ रख लिया करो, छींकते हो तो हाथ रख लिया करो, सर हैंकी नहीं है क्या करें, ऐसे करके स्नीज कर लिया। पूरे में अपना जूस फैलाना ज़रूरी नहीं है, सबको बीमार करना ज़रूरी नहीं है। वाटर और फूड के थ्रू, अभी अभी बताया मैंने, जाते हो भैया छोले कुलचे में एक्स्ट्रा मसाला, छोले भटूरे में एक्स्ट्रा मसाला, बता अरे रुको रुको अभी मसाला डालते हैं एक्स्ट्रा। अब उनको जो भी डिसीज़ होंगी, जो वो छोले भटूरे, छोले कुलचे, बर्गर बना रहे हैं, वो तुम्हारे पास भी आ जाएंगी, बीमार हो जाओगे। इसी वजह से कॉलेरा, टाइफॉइड और हेपेटाइटिस ए जैसी बीमारियां होती हैं लोगों को। डायरेक्ट स्लैश इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, शेकिंग हैंड्स और शेयरिंग पर्सनल आइटम्स, इन सबसे भी बीमारियां स्प्रेड होती है, सच एज चिकन पॉक्स। देर आर सर्टेन वेक्टर्स ऑल्सो, जैसे मैंने आपको बताया था ना, मस्कीटोज वगैरह हो गए,
या मक्खी वगैरह हो गई, ये भी बीमारियां स्प्रेड करती हैं। कैसे? सपोज करिए ये, ओए यार रुक जा यार, कलर सही चूज करने दो बच्चों। कोई भी है ना देखेगा, बेटा बहुत अच्छी ड्राइंग बनाने वाला हूँ मैं, ध्यान से देखना और पहले गैस करना कि ये क्या है। ओए ओए, आ गया समझ आपको? अब यहीं पर हमारी जो मक्खी है वो आके बैठेगी और यही मक्खी उड़ते हुए ये मक्खी उड़ेगी और ये उड़ते हुए मक्खी कहाँ पहुंच जाएगी? आपकी लॉलीपॉप पे आके बैठ जाएगी। अब क्या होगा? आप जैसे ही उस लॉलीपॉप को खाओगे आपको इन्फेक्शन हो जाएगा और आप बीमार हो जाओगे। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि ये जो वेक्टर्स हो गए सच एज मस्कीटोज, फ्लाइज, इनसे भी बीमारियां फैलती हैं। तो आपकी किचन के अंदर जो फूड प्रिपेयर करती है ना मम्मी, मक्खी मच्छर ये सारी चीज़ें नहीं आने देती, साफ सुथरा इन्वायरमेंट होता है। लेकिन आपको क्या पसंद है? मक्खी मच्छर वाला इन्फेक्टेड स्पेशल मसाले वाला खाना, उसमें टेस्ट अलग होता है ना, अंकल मसाला डालते हैं अपना। ऑर्गेनिजम्स जो पॉन्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जैसे अमीबा, इट इज़ अ प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, इट इज़ ऑल्सो अ प्रोटोजोआ, एल्गी, ठीक है, दीज आर ऑल प्रेजेंट इन पॉन्ड वाटर, ठीक है। सिंगल सेल है, मूविंग है, इर्रेगुलर शेप है, सेम पैरामीशियम के साथ है। सिंगल सेल मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मूवमेंट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, देखो एक तो इसका फुट लाइक स्ट्रक्चर है पूरा। अरे यार ये भी येलो येलो गंदा सा लग रहा भाई, कलर चेंज करूँ पेन का। स्ट्रक्चर कैसा है इसका? एक फुट जैसा स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर की हेल्प से ये मूव करता है। अब ये सिंगल सेलुलर होते हैं एल्गी, ग्रीन कलर के होते हैं बिकॉज इनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, ठीक है, जो हेल्प करता है इनके स्ट्रक्चर को पूरा फोटोसिंथेसिस का भी प्रोसेस करने में। ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, अब देखो फंगस में क्या हो गया? ब्रेड मोल्ड, ब्रांच्ड फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल हैविंग सैक लाइक स्ट्रक्चर, मोल्ड हो गए, दिस इज ऑल्सो फंगस। ब्रांच्ड फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल हैविंग ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, कैसा इसका स्ट्रक्चर है? ब्रश जैसा। एल्गी, स्पेरिकल, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, अ ग्रीन पिगमेंट। बैक्टीरिया, स्पेरिकल, कॉमा, स्पाइरल, रॉड शेप्ड, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी है, बहुत सारी इनके ऊपर छोटी छोटी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस भी होती हैं, यानी कि जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसके ऊपर ऐसे टाइनी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी। बच्चों एक काम फटाफट से कर दो अगर आपको पता है। देखो आपका अगर कोई बड़ा भाई बहन है, आपका कोई सीनियर है, उससे पूछना कि कितने मज़े आते थे ऑनलाइन क्लासेस में जब एक बहुत ही खतरनाक वायरस स्प्रेड हुआ था। ज़रा उस वायरस का नाम लिख दो यार, ओजी वायरस था वो। बच्चे ऑनलाइन क्लास के अंदर क्लास खोलते थे, ऐसे यू करके क्लास चल रही है बैकग्राउंड में और आगे चल रहा है BGMI, फ्री फायर, और मज़े आ रहे हैं बच्चों को पूरे पूरे। भाई वो दिन थे, तुम्हारे तो क्या दिन है, तुम्हें पढ़ना पड़ रहा है यार। तो वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक एंड ए सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। वायरसेस मल्टीप्लाई करते हैं जब भी वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करेंगे। दे में इनफैक्ट प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरियल सेल एंड में कॉज अ डिसीज, इनसे डिसीजेस भी हो जाती हैं। एक वायरस था जिसकी वजह से बच्चों को बहुत सारी छुट्टियां मिली थी, फटाफट से उसका नाम कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए टाइम स्टैम्प के साथ। देखते हैं बच्चे कितना अवेयर है और कितनी चीज़ों को जानते हैं। देखो बेटा, कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा, ये बीमारी किससे होती है? वायरस से होती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि जहाँ से हम सांस लेते हैं वहाँ से ये स्प्रेड होती है। व्हाट हैपेंस, क्या सिम्टम्स होते हैं? नेजल कंजेशन, नाक ब्लॉक हो जाएगी, डिस्चार्ज नाक निकलेगी, सोर थ्रोट, गले में दर्द होगा, फीवर, कफ करोगे फीवर हो जाएगा, बॉडी एक होगा। एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट दिस? सिंपली अपने हाथ धो, पर्सनल आइटम्स किसी के साथ शेयर मत करो, अपनी नोज और माउथ को कवर करके रखो,
चिकन पॉक्स भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ वायरस, स्प्रेड्स फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड स्किन। माइल्ड फीवर आता है, इची स्किन हो जाती है, रैशेज और ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। इस समय में आप अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो और दूसरों को भी कैसे आप बचा सकते हो डिसीज होने से? सिंपली आप क्या करो, आइसोलेशन में रहो, अकेले रहो एक रूम में, खाना पीना खाओ मज़े से, थोड़ा रेस्ट करो, जब ठीक हो जाओगे तब सबसे मिल लेना। अपने माउथ और नोज को कवर करके रखो और वैक्सीनेशन लो। मीजल्स, इट इज़ अ वायरस, स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक से स्प्रेड होता है। इसमें फीवर, सोर थ्रोट, रेडिश रैशेस ऑन द नेक, ईयर्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द स्किन होता है। अगेन इसके अंदर भी यही है कि आप एक खाली जगह पे रहो, जब ठीक हो जाओ तब अपने दोस्तों वगैरह से मिलो, अपने माउथ और नोज को कवर करके रखो, गुड हाइजीन का ध्यान रखो और वैक्सीनेशन लो। नाउ देयर इज अनदर थिंग दैट इज नोन एज टीबी, ट्यूबरोक्लोसिस। भाई बहुत खतरनाक बीमारी है टीबी। टीबी जो है ये स्प्रेड होती है बैक्टीरिया से। जनरली क्या होता है, साइट ऑफ इन्फेक्शन लंग्स होते हैं, कफ, फीवर, फटीग, फटीग मतलब कि थकावट हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती, नाइट स्वेट्स, रात को बहुत जोर जोर से पसीने आते हैं। आप टीबी वाले, टीबी वो नहीं जो आप देखते हो, टेलीविजन की बात नहीं हो रही, टीबी, ट्यूबरोक्लोसिस जिसको है उस मरीज से बहुत दूर रहना। अगर ये बीमारी एक बार हो गई ना तो इस बीमारी के भी लेवल होते हैं, जैसे तुम्हारे गेम में होते हैं। तो टीबी का क्या लेवल होता है, जैसे 6 मंथ्स तक अगर आपने अच्छे से दवाई खाई तो ठीक हो जाएगी टीबी, ट्यूबरोक्लोसिस। लेकिन आपको चुला, आपने बोला अरे भाई मैं नहीं खा रहा दवाई, मैं तो मजे करूंगा, गन्ने का जूस पीऊंगा। आपने जैसे ही दवाई छोड़ दी, टीबी की मेडिसिन छोड़ दी, तो ये जो टीबी का बैक्टीरिया इट बिकम्स स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है ये कि फिर वो वाली मेडिसिन जो आपने फर्स्ट वाली मेडिसिन खाई थी वो असर नहीं करेगी, फिर दूसरे लेवल की मेडिसिन देनी पड़ेगी। दूसरे लेवल की मेडिसिन में भी आपने दिखा दी अपनी हीरोपंती, गन्ने का जूस पीऊंगा, मजे से रहूंगा, मैं ना खाता दवाई, मैं तो सुपरस्टार हूँ, फिर बीमार। फिर तीसरा लेवल तो कोई है ही नहीं बेटा, तीसरा लेवल पहुंचेगा उससे पहले ही गेम ओवर। डिसीजेस जो स्प्रेड होती है थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, हेपेटाइटिस ए वायरस से स्प्रेड होता है। लिवर क्या है, साइट ऑफ इन्फेक्शन। फटीक, थकावट होगी, फीवर आ जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट। अगर आप बॉइल्ड वाटर पीते हो, वैक्सीन ले लेते हो इसकी, तो सिंपली आपको हेपेटाइटिस ए नहीं होगा। कॉलेरा, बेटा देखो अब ध्यान देना जरा कॉलेरा वाले बच्चे पे। ये देखो हम एनसीईआरटी वाले ना बड़े प्यारे प्यारे डायग्राम देते हैं, अब जरा हम अपने कॉलेरा वाले बच्चे पे ध्यान देते हैं। ये जो बच्चा है बेटा देखो ये क्या कर रहा है, ये बेटा विमल थूक रहा है, बहुत तरीके विमल थूक दिया बच्चे ने, ये देखो विमल। तो कॉलेरा क्या है, कॉलेरा एक ऐसी डिसीज है विच इज स्प्रेड बाय बैक्टीरिया, इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है ये। डायरिया, लूज मोशंस होंगे, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाएगी शरीर में। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो, गुड सैनिटरी हैबिट रखो, कुक्ड फूड खाओ, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पियो, वैक्सीनेशन लो, बिल्कुल ठीक रहोगे। ये देखो क्या डायग्राम दिया है एनसीईआरटी ने, ये देखो दूसरा फिर दोबारा ये दे दिया टाइफाइड में। टाइफाइड क्या है, अगेन इट स्प्रेड्स विद बैक्टीरिया, इंटेस्टाइन के अंदर होती है डिसीज। हेडेक, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, फीवर एंड डायरिया। डायरिया मतलब लूज मोशन, फीवर बुखार, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट मतलब पेट में दर्द, ये सारी दिक्कत देखने को मिलती है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो, गुड सैनिटरी हैबिट्स रखो, प्रॉपरली कुक्ड फूड खाओ, ये बीमारी नहीं होगी। राउंड वॉर्म्स, पेट में हो गए कीड़े। अब वॉर्म्स क्या है, इसका रीजन ही यही है, कॉज क्या है डिसीज का, वॉर्म्स, पेट में कीड़े हो जाना। कहाँ होते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं, पेट में नहीं होते भाई साहब। हम लोग पेट बोल देते हैं, गलत बात है, ये इंटेस्टाइन में होते हैं। पेट में होते तो वो इतना एसिडिक होता है हमारा स्टमक कि वो वहीं पे जला देता उन्हें, बैक्टीरिया, कीड़ों को, बैक्टीरिया कह रहा हूँ मैं, वॉर्म्स को। तो इंटेस्टाइन में होता है। स्टूल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे कीड़े, पॉटी में, वो पॉटी से कीड़े निकल रहे हैं, छी 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 छी, गंदी बात। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती आपको। पुअर ग्रोथ होती है क्योंकि आपका सारा खाना तो आपके कीड़े खा रहे हैं जो आपके इंटेस्टाइन में है। डायरिया हो जाता है, लूज मोशन होता रहेगा, वेट लॉस होता रहेगा, एनीमिया, खून की कमी हो जाएगी।
गुड पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो, सैनिटरी हैबिट अच्छी रखो, प्रॉपरली कुक्ड फूड खाओ, बाहर का गंदा फूड मत खाओ, अंकल के मसाले वाले छोले कुलचे और बर्गर मत खाओ। इसके बाद हमारा मलेरिया आता है, डेंगू फीवर आता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से स्प्रेड होता है स्किन और ब्लड के थ्रू, ठीक है, इफेक्ट होता है मलेरिया में। हाई फीवर, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, प्रोफ्यूज मतलब कि बहुत ज़्यादा पसीना आता है। पीरियोडिक चिल्स यानी कि थोड़ी थोड़ी देर में ठंड लगती है, कांपते हैं, करते हैं हम लोग। मस्कीटो नेट्स का यूज़ करो, ठीक है। और भाई मच्छर को भगाने वाली दवाई ववाई लगाओ, मस्त रहो। लॉन्ग स्लीव वाले देखो कपड़े पहनो, ठीक है। मस्कीटो ब्रीडिंग को रोको। मस्कीटो बच्चे पैदा कर रहे हैं, उस चीज़ को रोको। जब बच्चे पैदा करें तब रोक दो उन्हें, जाके के रुक जाओ, बच्चे मत पैदा करो, उस चीज़ को स्टॉप करो। कैसे स्टॉप कर सकते हो? जहाँ वो एग्स ले करते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल डाल दो जिससे कि उनके बच्चे मर जाएं, एग्स उनके अच्छे से ना ग्रो पाए। डेंगू फीवर, ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं भाई, इसे हड्डियों में दर्द होता है इससे। मेरे को देखो ये हो रखा है, डेंगू तो हो रखा है। वायरस से स्प्रेड होता है, स्किन और ब्लड इन दोनों को इफेक्ट करता है ये। मस्कीटो नेट यूज़ करो, लॉन्ग स्लीव के कपड़े पहनो, मस्कीटो को रोको, रुक जाओ मस्कीटो, बच्चे मत करो पैदा, ये उनको समझाओ। बस यही बात है। अब चलते हैं आगे वाले टॉपिक पे। देखो बेटा, चैप्टर तो समझ रहे हैं मज़ेदार तरीके से, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स के बीच से जो आते हैं एग्जाम में वो सारे प्रैक्टिस कर पाओगे जब सैम्पल पेपर परचेज करोगे। और सैम्पल पेपर के अंदर देख लो भाई, देख लो 399 के डिस्काउंटेड प्राइस में मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी पांचों सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। और क्या बच्चे की जान लोगे। चलते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ वो सारी डिसीज़ होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती। इनको हम लोग एनसीडीज भी बोलते हैं शॉर्ट में। पैथोजन से कॉज नहीं होती हैं और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड भी नहीं होंगी। हमारे लाइफस्टाइल यानी कि हम कैसा खाते पीते हैं, डाइट और इन्वायरमेंट की वजह से होती हैं। जैसे डायबिटीज़, आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हो, बहुत ज़्यादा, सर बोलेंगे सर हम तो मीठा कम खाते हैं। अगर आप मीठा कम भी खाते हो और प्रॉपरली खाना नहीं खाते हो, चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक पे ही जिंदा हो, तब भी डायबिटीज़ हो जाएगी। कैंसर, अस्थमा, हार्ट डिसीज़, दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। ये वो सारी बीमारियां हैं जो हमें किसी और से नहीं होती, हम ये बीमारियां खुद से करते हैं अपने अंदर। कैसे करते हैं? खुद से। लाइफस्टाइल अच्छा नहीं रखेंगे, डाइट अच्छी नहीं लेंगे, अच्छे इन्वायरमेंट में नहीं रहेंगे, क्लीन एयर को ब्रीथ नहीं करेंगे, क्लीन वाटर नहीं पिएंगे। क्रॉनिक डिसीज़। अब क्रॉनिक डिसीज़ कौन सी होती है? वो सारी बीमारियां जो कि मोर देन 3 मंथ्स हमारी बॉडी के अंदर रहती हैं, वो हो गई हमारी क्रॉनिक डिसीज़। डेफिशिएंसी डिसीजेस, कुछ ऐसी डिसीज़ हमारी बॉडी के अंदर हो जाती हैं जो कि न्यूट्रिएंट के लैक की वजह से होती है, जैसे कि स्कर्वी, एनीमिया, गोइटर। स्कर्वी, एनीमिया, गोइटर, ये वो सारी बीमारियां हैं जो आपको कब हो जाएंगी? जब आप प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे। इनमें से एक दिक्कत तो मुझे भी है, जो है एनीमिया। सर जी एनीमिया, आप तो बहुत बड़ी दिक्कत में हो। नहीं, देखो क्या होता है एनीमिया के अंदर, बॉडी जो है वो ब्लड प्रॉपरली नहीं बना पाती, जितना आपको ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है उतना नहीं बना पाती। एनीमिक पर्सन के साथ ये होता है, तो एनीमिया वाली बीमारी के अंदर ये है। अब ऐसे एनीमिया क्यों है? बिकॉज जो मेरी डाइट है उसके अंदर आयरन रिच फूड मैं नहीं खाता, बट अब मैंने खाना स्टार्ट कर दिया, इसलिए तुम लोग भी खाना स्टार्ट कर दो भाई। पालक खाओ, पालक पनीर। पालक पनीर के अंदर, पालक के अंदर बहुत सारा आयरन होता है, कभी भी एनीमिया नहीं होगा आपको। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इम्यूनिटी एंड वैक्सीन। देखिए बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम रोक सकते हैं हमें होने से। इसके लिए क्या होना चाहिए? एक तो हमारे पास खुद के पास हमारी बॉडी के सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी, जो बीमारी होने से रोकती है, और दूसरा हम लोग वैक्सीन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों को अच्छे से समझते हैं। क्या आप सबको पता है हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम ऑलरेडी प्रेजेंट होता है जिसका काम हमें किससे बचाना होता है? डिसीजेस से, और उसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या करेगी? जैसे ही कोई भी वायरस, बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, हमारी हेल्थ को खराब करने की कोशिश करेगा,
ये क्या करेगी इम्यूनिटी, उस वायरस और बैक्टीरिया से फाइट करेगी। क्या करेगी, फाइट। ओ भाई देखो, ये देखो स्वॉर्ड, ओ भाई उसको मार के भगा देगी। बट क्या आप जानते हो कि इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें वैक्सीन्स की जरूरत पड़ती है। अब वैक्सीन्स वर्क कैसे करती हैं जरा समझ लेते हैं भाई। एक बात तो आप सब बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एक ऐसी कंट्री है जिसने हमेशा इंडिया से फाइट करने की तो कोशिश करी है, बट हर बार वो हार जाती है। वो कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान। वाओ, पाकिस्तान हमेशा इंडिया से फाइट करने की कोशिश करता है बट हार जाता है। ये देखो, अब ऐसा क्यों, हर बार हार क्यों जाता है पाकिस्तान, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज जो इंडियन आर्मी है जो हमारी, वो क्या है, इट इज वेल ट्रेन्ड। क्या करती है, ट्रेनिंग करती रहती है, जिसकी वजह से जब भी कोई वॉर होता है तो हमारी आर्मी हर बार जीत जाती है, क्योंकि हमारी आर्मी को पता है कि जब कोई राइट साइड से अटैक करे तो कैसे हमला करना है, कोई लेफ्ट साइड से अटैक करे तब कैसे हमला करना है। यानी कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के सारे तरीके पता है हमारी आर्मी को। तो अब हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ इसी तरीके से वैक्सीन्स वर्क करती है। वैक्सीन क्या होती है, एक हमने वायरस लिया जो कि क्या है, डेड। जैसे ही ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है, क्या है, इम्यूनिटी, ये जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है ये सीख जाएगी कि ये जैसे वायरस हमारी बॉडी के अंदर आया है, इसको किस तरीके से डेड वायरस या बैक्टीरिया को मारकर भगाना है। तो यही काम करती है हमारी वैक्सीन। वैक्सीन क्या करती है, बेसिकली हमारी बॉडी को ट्रेन कर देती है जो भी हमें बीमारी होने वाली है। जैसे कि एक कोविड की वैक्सीन आई थी जो शायद आपने भी ली हो, कोविशील्ड वगैरह के नाम से थी। वो वैक्सीन से क्या हो रहा था, जो डेड वायरस था कोविड का वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा था, जिससे हमारी इम्यूनिटी को क्या मिल रही थी, ट्रेनिंग मिल रही थी कि किस तरीके से फाइट करना है इस डेड वायरस से। तो जब असली वाला वायरस बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो हमारी बॉडी को तो तरीका पता है, इम्यूनिटी को तो तरीका पता है हराने का, हरा देंगे। जैसे हमारी इंडियन आर्मी हर बार पाकिस्तान को हरा देती है वॉर में, बिकॉज हमारी इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल माइलस्टोन की। एडवर्ड जेनर थे जिन्होंने डिस्कवर करी थी वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन द लेट 1700s। इंडिया का रोल क्या है, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर, सबसे ज्यादा वैक्सीन हमारा इंडिया प्रोड्यूस करता है और एक मेजर रोल प्ले करा था वैक्सीन प्रोड्यूस करने में इन द पेंडेमिक ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के पेंडेमिक में बहुत अच्छी खासी वैक्सीन बनाई थी, पूरे दुनिया की हेल्प करी थी हमने। अब बात करते हैं किसकी, एडवर्ड जेनर की। एडवर्ड जेनर ने कैसे डिस्कवर करा वैक्सीन्स को। देखिए, एडवर्ड जेनर ने एक चीज ऑब्जर्व करी कि ये जैसे औरतें थी ना जो गाय का दूध निकाला करती थी, इनकी फैमिली के अंदर सबको स्मॉल पॉक्स हो रहा है, सिर्फ इन्हें ही स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा। अब इनको स्मॉल पॉक्स क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये जिन गायों का दूध निकाल रही थी उनमें से कुछ गायों को कौन सी बीमारी हो रखी थी, काउपॉक्स। और काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स, इन दोनों, ये जो दोनों बीमारियां हैं, दीज आर वेरी कॉमन। इन दोनों के वायरसेस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। तो क्या होता था, जैसे आंटी बैठ के गाय का दूध निकाल रही हैं, गाय को रखा है काउपॉक्स, तो इनको भी काउपॉक्स हो जाएगा क्योंकि उसके कांटेक्ट में आ रही हैं। तो काउपॉक्स का जो वायरस है जब इनकी बॉडी में एंटर करता था तो इनकी इम्यूनिटी को ट्रेनिंग मिल गई कि काउपॉक्स के वायरस को कैसे हराना है। जब काउपॉक्स के वायरस को हराना सीख गई इनकी बॉडी, तो जैसे ही स्मॉल पॉक्स का वायरस इनकी बॉडी में घुसा, आंटी जी की इम्यूनिटी ने उस स्मॉल पॉक्स के वायरस को भी हरा दिया, क्योंकि काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स के जो वायरस हैं वो एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। कंटेंट इन द पस ऑफ काउपॉक्स ब्लिस्टर प्रोटेक्टेड पीपल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। अब इन्होंने ये टेस्ट भी कर लिया। इन्होंने क्या करा, एक लड़के को पकड़ा, बोला बेटा तू गाय का दूध तो नहीं निकालता, बोला नहीं अंकल मैं नहीं निकालता। उसकी बॉडी में इन्होंने इंजेक्ट कर दिया काउपॉक्स का सैप।
जूस जूस नहीं बोलेंगे भाई, सैप अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो मैं कैसे समझाऊँ, लिक्विड टाइप होता है वो। काउपॉक्स का जो वो लिक्विड था वो इसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ भाई साहब के साथ, अब इनकी बॉडी ट्रेन हो गई, इनकी इम्यूनिटी ट्रेन हो गई। किस चीज़ से ट्रेन हो गई, कि कैसे काउपॉक्स वाले वायरस को हराना है। जब काउपॉक्स वाला वायरस हार जाएगा तो इनकी बॉडी क्या चीज़ सीख जाएगी, कि स्मॉल पॉक्स वाले वायरस को भी कैसे हराना है। और ऐसा ही हुआ। एडवर्ड जेनर ने देखा भाई मेरा तो जो ये एक्सपेरिमेंट है ये सक्सेसफुल हो गया। इस तरीके से उन्होंने फर्स्ट वैक्सीन का इन्वेंशन कर लिया। और ये देखिए स्मॉल पॉक्स की बीमारी कितनी खतरनाक थी। जब क्या हुआ, जब वैक्सीन बन गई स्मॉल पॉक्स की, उसके बाद बीमारी का हाल देखिए, कुछ भी नहीं बची, किस लेवल पे आ गई, कितनी लो हो गई। तो ये एक बहुत अच्छी वैक्सीन बन गई थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रीटमेंट एंड एंटीबायोटिक्स। देखिए हमारी इम्यूनिटी, हम अच्छा खाना नहीं खाते, बर्गर, नूडल्स, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ खाते हैं, इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, ताकत कम होती है, तो हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। अब इम्यूनिटी वीक हो गई तो क्या होगा, वायरस या बैक्टीरिया जब आपकी बॉडी के अंदर एंटर करा तो आप बीमार ज़्यादा समय तक रहोगे। आपकी इम्यूनिटी फाइट करती रहेगी बट जीत नहीं पाएगी उससे। तो जीतने के लिए क्या होगा, डॉक्टर बोलेगा हाँ जी बेटा कितने दिन से बुखार हो रखा है, आप बोलोगे मेरे को 5 दिन से बुखार हो रखा है अंकल, ठीक नहीं हो रहा, मुझे स्कूल जाना है, मुझे बाहर खेलने जाना है, जल्दी से दवाई दे दो। वो बोलेगा अब तो मुझे आपको एंटीबायोटिक लिखनी पड़ेगी। वो आपको एंटीबायोटिक लिख देता है। व्हाट इज एंटीबायोटिक, देखो जो आपकी इम्यूनिटी थी, अभी तक आपकी इम्यूनिटी फाइट कर रही थी, ठीक है। इम्यूनिटी किससे फाइट कर रही थी, जो भी वायरसेस और बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर थे। अब एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक आएगी आपकी इम्यूनिटी के साथ हेल्प करने के लिए, बोले कि भाई मैं भी हूँ तुम्हारे साथ, मैं भी अब तुम्हारी हेल्प करूँगी। सो एंटीबायोटिक इज नथिंग बट एक्सटर्नल सपोर्ट। एंटीबायोटिक एक्सटर्नल सपोर्ट, जो बाहर से दवाई के थ्रू हमें मिलता है, जिससे कि हम किससे फाइट कर सकें, वायरसेस और बैक्टीरिया से फाइट कर सकें। देखो बहुत प्यारी बात है। तो एंटीबायोटिक आपने ले ली, अब क्या आप एंटीबायोटिक से ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन आप कभी भी बीमार हुए, आपको फीवर हुआ, कोल्ड हुआ, कफ हुआ, अब आपको लगा यार 4-5 दिन तक बीमार रहूंगा, उसके बाद एंटीबायोटिक खाऊंगा, क्या फायदा, पहले दिन ही खा लेता हूं। व्हाट विल हैपन, एक गजब की चीज हो जाएगी। जो बैक्टीरियाज हैं जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर करें, जो वायरसेस हैं जो बॉडी के अंदर एंटर करें, वो क्या करेंगे, दे विल सर्वाइव डिस्पाइट ट्रीटमेंट। यानी कि वो बैक्टीरिया इतने खुद से समझदार हो जाएंगे कि उनको पता चल जाएगा कि ये एंटीबायोटिक हमारे ऊपर किस तरीके से हमला करने वाली है। वो ट्रेन हो जाएंगे, और जब वो ट्रेन हो जाएंगे तो एंटीबायोटिक आपके ऊपर काम करना बंद कर देगी। इसी चीज़ को बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। भाई जब पहले से ही बैक्टीरिया को पता चल जाएगा कि एंटीबायोटिक किस तरीके से आके हमारे ऊपर हमला करेगी, तो वो तो ट्रेनिंग हो ही गई उनकी, क्योंकि आप थोड़े से बीमार हुए तुरंत एंटीबायोटिक खा ली, उनकी ट्रेनिंग हो गई बैक्टीरिया की। अब वो समझ जाएंगे कि भाई कैसे हमला होने वाला है, तैयारी रखो, कैसे बचना है एंटीबायोटिक से। तो यही करते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी बड़े स्मार्ट है। ऑलवेज कंप्लीट द प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक डोज। तो आपको जब डॉक्टर एंटीबायोटिक लिखे तो जो भी उसकी डोजेज है वो पूरी खानी है। ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत एंटीबायोटिक खाई, एक गोली खा ली, ठीक हो गए, फिर नहीं खा रहे, फिर कोल्ड ड्रिंक, चिप्स ये सब चालू कर दिया, गला, बुखार, जुकाम, खांसी, फिर हो गया आपको, गला खराब हो गया, फिर क्या होगा। कोशिश करें कि एंटीबायोटिक तभी लें जब बहुत जरूरी है, नहीं तो एंटीबायोटिक ऐसे बिल्कुल भी ना लें। अगर बार बार आप एंटीबायोटिक लोगे तो क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा बॉडी के अंदर। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कितनी खतरनाक चीज़ है मैंने आपको अभी अभी बता ही दिया। नाउ सी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे होता है। सपोज करिए आपको क्या हुआ था, टेकिंग एंटीबायोटिक्स व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड। आपको कोई छोटा मोटा बुखार हुआ, आपने एंटीबायोटिक ले ली,
पहले उस बुखार को खुद की इम्यूनिटी से ही, आपकी इम्यूनिटी ही उस फीवर को ठीक कर देती, क्या पता उस बैक्टीरिया से फाइट कर लेती। आपने चांस ही नहीं दिया अपनी इम्यूनिटी को, पहली एंटीबायोटिक खा ली कि जल्दी ठीक हो जाऊंगा। व्हाट विल हैपन? डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, यानी कि जो आपकी बॉडी है उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया एंटर करा था, आपने उसको ट्रेन कर दिया। किस चीज के लिए ट्रेन कर दिया? कि भाई ये जो एंटीबायोटिक एंटर कर रही है हमला करने के लिए, इसको कैसे हराना है। समझ गए? एंटीबायोटिक को किस तरीके से हराना है, आपने ट्रेनिंग दे दी बैक्टीरिया को। तो आपको क्या हो जाएगा? सीरियस इलनेस हो जाएगी, ठीक नहीं होगे। अब ये वाली इलनेस अगर आपने किसी और को स्प्रेड कर दी, सपोज करो वो वाला बैक्टीरिया किसी और मरीज में चले गया, तो अब ये वाला कौन सा बैक्टीरिया ट्रांसफर हो रहा है? जो कि क्या है? इट इज ट्रेंड टू फाइट एंटीबायोटिक। तो उस बेचारे को भी बीमारी ऐसी होगी, वो भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, अगर गलती से आप ठीक हो गए या आप कंप्लीटली ठीक नहीं हुए, थोड़ी बहुत ही एंटीबायोटिक की दवाई खाई और घर में आपने और लोगों को स्प्रेड कर दिया, तो बेचारे और लोग भी गए, बोला जी हम भी गए, हम ये भी बीमार, इनके पास भी वो बैक्टीरिया पहुंच गया जो पहले ही एंटीबायोटिक से फाइट करना जानता है। अब ये बीमारी सोचो आपके दादू को, दादी को हो गई, तो वो तो दे आर ऑलरेडी ओल्ड एंड वीक, उनको तो और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। सेम प्रोसीजर एनिमल्स के साथ होता है। एंटीबायोटिक्स दे देते हैं एनिमल्स को भी, जिससे उनकी बॉडी के अंदर भी रेजिस्टेंस हो जाता है एंटीबायोटिक से, और फिर ये रेजिस्टेंस क्या होता है? इट स्प्रेड्स एंड इट कंटिन्यूस। तो ध्यान रखना है, एंटीबायोटिक्स का यूज तभी करें जब जरूरी हो। हाउ बैक्टीरिया बिकेम रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, देखो मैंने आपको बता दिया पूरा प्रोसीजर, अब यही बताया हुआ है पूरा का पूरा प्रोसीजर यहाँ पर भी। फ्यू माइक्रोब्स डेवलप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। When antibiotics kill bacteria causing illness, they also kill good bacteria protecting the body from infection. Antibiotic resistant bacteria grow and take over. Some bacteria transfer antibiotic resistance to other bacteria. एक बैक्टीरिया से दूसरों में भी ट्रांसफर हो जाती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब देखो सीधे लोग जाते हैं दुकान पे, मेडिकल स्टोर पे, और बोलते हैं जी अंकल एंटीबायोटिक दे दो, जबकि एंटीबायोटिक हमें तभी लेनी चाहिए जब हमें कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, बताए डॉक्टर के भाई सीरियस दिक्कत है। अगर कोई प्रॉब्लम हमारी इम्यूनिटी ही सॉल्व कर रही है तो उसे ही सॉल्व करने दो। फालतू में लोग जाएंगे और सीधे के सीधे ले लेंगे एंटीबायोटिक, और फिर क्या होगा? बीमार पड़ जाएंगे। नाउ कम्युनिटी एंड ट्रेडिशनल सिस्टम, कम्युनिटी लेड कैंपेन्स लाइक दोज इन ओडिशा। ओडिशा के अंदर क्या होता है? लोगों ने खुद से टॉयलेट्स बिल्ड करे हैं। ओपन डेफिकेशन यानी कि खुले में टॉयलेट जाना, वॉशरूम जाना, ये सब बंद कर दिया है, क्योंकि इससे डिसीजेस स्प्रेड होती है, जिससे लोगों की सच में हेल्थ भी इंप्रूव हुई है। ट्रेडिशनल मेडिसिन लाइक आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी, इन सब के अंदर नेचुरल सब्सटेंस, हर्ब्स और ऑयल्स का यूज होता है, जिससे हमारी हेल्थ अच्छी हो जाती है, और सच में दे आर वेरी इफेक्टिव। आपको लग रहा होगा कि यार ये आयुर्वेदा में जड़ी बूटी से क्या होता है? भाई बहुत इफेक्टिव होती है। जैसे मेरा कभी भी गला खराब हो जाए, गला खराब हो गया तो एक तो सिंपल तरीका एंटीबायोटिक ले लो या कोई दवाई ले लो, बट व्हाट आई प्रेफर इज, मैं एक चाय पीता हूँ या स्पेशल टाइप का काढ़ा पीता हूँ जिसके अंदर तुलसी के पत्ते होते हैं। तुलसी आप जानते हो ना, जिसकी पूजा भी करते हैं हमारे घर के अंदर। तो जो तुलसी के पत्ते होते हैं ना, वो इतने इफेक्टिव होते हैं कि वो डिसीज या गले का दर्द वगैरह ठीक हो जाता है। तो जो हर्ब्स हो गए, ऑयल्स हो गए, दे आर एक्चुअली वेरी गुड टू मैनेज हेल्थ। ठीक है, दो दे मे नॉट बी इफेक्टिव फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ ऑल डिसीजेस। जो खतरनाक वाली बीमारी होगी उनके लिए इतने इफेक्टिव नहीं है, पर छोटी मोटी डिसीजेस तो हम इन्हें ही हर्ब्स और इन सब से ही ठीक कर सकते हैं। चैप्टर हमारा यहीं पर होता है फिनिश, एंड आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से बच्चों समझ में आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन अगले वीडियो में आपको देखने से पहले मैं चाहता हूं चैप्टर को अच्छे से समझाए, तो चैप्टर में फुल मार्क्स भी आप लोग लेकर आओ। फुल मार्क्स लाओगे कैसे? जब सैंपल पेपर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद एग्जाम में फुल मार्क्स लाने के बाद अच्छा कमेंट करना, और आगे के भी वीडियोस देखते रहना इसी तरीके से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन। और MKG SST पे SST वाले वीडियोस भी अपलोड हो गए।